ट्यूसडे जनवरी 27 को मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन आखिर में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ इंडिसेस डेज हाई के पास बंद हुए। बैंकिंग, मेटल स्टॉक्स और कुछ हैवी वेट शेयर्स की बाइंग ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बीएसई सेंसेक्स 320 पॉइंट्स चढ़कर 81,857 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 127 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,175 पर सेटल हुआ। निफ्टी ने एक बार फिर 25,150 का लेवल रिक्लेम कर लिया, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया और निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा चढ़कर 59,205 पर बंद हुआ। स्ट्रॉन्ग बाइंग की वजह से बैंकिंग इंडेक्स में 732 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। वहीं मिड कैप इंडेक्स भी 338 पॉइंट्स चढ़कर 57,484 पर पहुंच गया। सेंसेक्स स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील सबसे बड़े गेनर्स रहे। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी इंडिया जैसे स्टॉक्स पर दबाव बना रहा। निफ्टी गेनर्स में एक्सिस बैंक्स ने करीब 5% की तेजी दिखाई, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज Q3 रिजल्ट्स के बाद लगभग 3% चढ़ा। हिंदुस्तान जिंक में भी 5% की मजबूती रही, जिसे सिल्वर प्राइसेस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने से सपोर्ट मिला। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% चढ़ा, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स एस्टिमेट से बेहतर रहे और कंपनी ने डेट भी कम किया। MCX में 6% से ज्यादा की रैली दिखी, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और F&O टर्नओवर में तेज बढ़ोतरी के चलते। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर्स 5% तक टूटे, जबकि मिड कैप स्पेस में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस Q3 रिजल्ट्स के बाद करीब 4% गिरा। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहा और एनएसई एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 पर बना रहा। इसका मतलब ये रहा कि मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग रही, लेकिन ब्रॉड बेस्ड रैली अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं मानी जा सकती। आज अचानक रैली की सबसे बड़ी वजह आई ऑफिशियल कंफर्मेशन थी, जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की खबर दोनों तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा और बताया कि ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक लैंडमार्क पार्टनरशिप है जो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर सकती है। इंडिया की लगभग 150 करोड़ पॉपुलेशन और यूरोप की करीब 40-50 करोड़ पॉपुलेशन को मिलाकर करीब 200 करोड़ कंज्यूमर्स का एक बड़ा मार्केट बनता है, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। इस डील से इंडिया के सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर गुड्स को खास फायदा मिलेगा। साथ ही यूरोप के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेशंस और मजबूत होंगे। ये समझना जरूरी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ टैक्स फ्री हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर इंडिया पहले करीब 110% टैरिफ लगाता था, जो इस डील के बाद घटकर लगभग 10% तक आ सकता है। इससे BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कार्स फ्यूचर में काफी सस्ती हो सकती हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। इसी वजह से आज ऑटो सेक्टर में दबाव दिखा और महिंद्रा, टाटा और सुजुकी जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इस डील से वाइन, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स और यूरोपियन FMCG प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ कम होगा। ऑलिव ऑयल जैसी चीजें जो अभी इंडिया में काफी महंगी है, फ्यूचर में कंपैरेटिवली सस्ती हो सकती हैं, लेकिन इससे इंडियन FMCG कंपनीज के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगा। ट्रेड डील का एक बड़ा फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को मिला है। यूएस द्वारा इंडिया पर लगाए गए हेवी टैरिफ्स की वजह से टेक्सटाइल कंपनीज को नुकसान हुआ था, जिसे ये डील काफी हद तक बैलेंस कर सकती है। इसी वजह से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में आज स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और कई स्टॉक्स शार्प अप मूव में रहे। इस ट्रेड डील के जरिए इंडिया ने यूएस द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ्स को इनडायरेक्टली काउंटर कर लिया, बिना यूएस के साथ रिलेशंस खराब किए। इसे डिप्लोमैटिक लेवल पर स्मार्ट मूव माना जा रहा है। मैरिको लिमिटेड ने दिसंबर क्वार्टर में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए, जहां प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अर्निंग्स दोनों ही स्ट्रीट एस्टिमेट से ऊपर रहे। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भारत और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों से आया, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छा सपोर्ट मिला। फाइनेंशियल्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.3% बढ़कर 460 करोड़ रुपए पहुंचा, जो एस्टिमेट से ज्यादा रहा। रेवेन्यू में भी 26.6% की तेज ग्रोथ दिखी और ये 3,537 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो ब्रॉड बेस्ड डिमांड को दिखाता है। इंडिया बिजनेस ने मजबूती दिखाई, जहां रेवेन्यूज 28% बढ़े और पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा मार्केट शेयर बनाए रखने या बढ़ाने में सफल रहा। पैराशूट कोकोनट ऑयल में लिमिटेड वॉल्यूम ग्रोथ रही, जबकि सफोला एडिबल ऑयल्स में वॉल्यूम्स थोड़ा दबाव में दिखे।
एशियन पेंट्स के Q3 के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर घटकर 1060 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 1128 करोड़ रुपए था और मार्केट एस्टिमेट 1250 करोड़ रुपए से काफी कम रहा। इसी वजह से रिजल्ट्स को लेकर इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। रेवेन्यू में ग्रोथ जरूर देखने को मिली, जहां कंसोलिडेटेड इनकम बढ़कर 8,867 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि ये आंकड़ा भी मार्केट एक्सपेक्टेशन 9,100 करोड़ रुपए से नीचे रहा, यानी सेल्स बढ़ी हैं लेकिन डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं दिखी जितनी उम्मीद की जा रही थी। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एबिडा बढ़कर 1,781 करोड़ रुपए पहुंच गया और एबिडा मार्जिन 19.1% से सुधरकर 20% हो गया, जो मार्केट एस्टिमेट 19.5% से बेहतर रहा। इसका साफ मतलब है कि एशियन पेंट्स लिमिटेड ने कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी पर अच्छी पकड़ बनाई है। वीवर्क इंडिया के शेयरों में ट्यूसडे को करीब 4% की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन दिन के दौरान स्टॉक ने संभलने की कोशिश की। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे ओवरऑल ठीक रहे, मगर मार्केट की उम्मीदें ज्यादा ऊंची होने की वजह से शुरुआती दबाव देखने को मिला। कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में साफ सुधार दिखा, जहां एडजस्टेड बेसिस पर रेवेन्यू 9.6% बढ़कर 634 करोड़ रुपए हो गया और एबिडा 13.7% बढ़कर 134.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। मार्जिन्स भी 21% तक सुधरी और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि कंपनी 52 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई। बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो कोर ऑपरेशन से 83.4% रेवेन्यू आई और एंटरप्राइज क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 74% रहा। 8.2 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल पोर्टफोलियो, 83.9% ऑक्यूपेंसी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का एक्सपेंशन ये दिखाता है कि डिमांड और एग्जीक्यूशन दोनों मजबूत बने हुए हैं। रेमंड लाइफस्टाइल के शेयरों में ट्यूसडे को करीब 5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट गिरने के बावजूद रेवेन्यू, एबिडा और मार्जिन्स में साफ सुधार दिखा। मार्केट ने इसे ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और फ्यूचर आउटलुक के लिहाज से पॉजिटिव संकेत माना। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% घटकर 43 करोड़ रुपए रहा, जिसकी मुख्य वजह न्यू लेबर कोड से जुड़ा 42.68 करोड़ रुपए का वन टाइम एक्सपेंस था, यानी प्रॉफिट पर दबाव टेम्पररी कॉस्ट की वजह से आया, न कि कोर बिजनेस की कमजोरी से। ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस मजबूत रही, जहां रेवेन्यू 5.4% बढ़कर 1,849 करोड़ रुपए हो गया और एबिडा 32% उछलकर 237 करोड़ रुपए पहुंच गया। मार्जिन्स भी 21% तक सुधरी और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि कंपनी 52 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर ट्यूसडे को करीब 4% तक फिसले जरूर, लेकिन बाद में रिकवरी दिखी, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे ओवरऑल एनालिस्ट्स एक्सपेक्टेशंस के आसपास रहे। मार्केट को नतीजों में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला, इसलिए गिरावट सीमित रही। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 36.3% बढ़कर 384.5 करोड़ रुपए पहुंचा। हालांकि इसमें 23 करोड़ रुपए का वन टाइम लेबर कोड इम्पैक्ट शामिल है। रेवेन्यू 15% बढ़कर 5,112 करोड़ रुपए रही और एबिडा मार्जिन 14.1% तक सुधरना कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिखाता है। बिजनेस सेगमेंट्स में फूड साइड ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 19% ग्रोथ देखने को मिली। टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न ने मजबूत ग्रोथ दी, जबकि बेवरेजेस बिजनेस की ग्रोथ धीमी रही। हालांकि नरिश को का 26% ग्रोथ पॉजिटिव टेक अवे रहा। रेमंड रियल्टी ने Q3 में स्टेडी ग्रोथ दिखाई, जहां प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़े। मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव जरूर आया, लेकिन ये लॉन्च और अप्रूवल से जुड़े खर्चों की वजह से था, जिसे मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 66.8 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 8.8% बढ़कर 757.5 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा लगभग फ्लैट रहा, जबकि मार्जिन्स 13.2% से घटकर 12% आए, जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रेशर को दिखाता है। लॉन्ग टर्म पिक्चर मजबूत दिखती है, खासकर थाने प्रोजेक्ट को लेकर। करीब 55 एकर्स में चल रहे डेवलपमेंट से लगभग ₹13,200 करोड़ की पोटेंशियल रेवेन्यू है, जिसमें से 8,500 करोड़ रुपीस की सेल्स और 6,700 करोड़ रुपीस के कलेक्शंस पहले ही हो चुकी हैं, जो फ्यूचर विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। सुमिटोमो केमिकल इंडिया के दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कमजोर रहे, जहां रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सालाना आधार पर गिरे। नेट प्रॉफिट 13% घटकर 76.5 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 11% घटकर 570 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिडा में भी गिरावट दिखी, भले ही मार्जिन 17.8% तक सुधरी हो। वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असर स्टॉक पर भी साफ दिखा, जो ट्यूसडे को करीब 413 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2026 में अब तक शेयर लगभग 12% टूट चुका है, जिसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट फिलहाल दबाव में नजर आता है।
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने Q3 में मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखाए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रही, लेकिन मार्जिन्स और वन टाइम कॉस्ट्स की वजह से रिजल्ट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपीस 284 करोड़ रहा, जो एस्टिमेट से कम था। रेवेन्यू रुपीस 3175.4 करोड़ रुपए रही और इबिडा 397.4 करोड़ रुपए रहा, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 12.5% पर आ गया। न्यू लेबर कोड्स लागू होने की वजह से ग्रेचुइटी और लीव लायबिलिटीज बढ़ी, जिससे करीब 35.6 करोड़ रुपए का एडिशनल कॉस्ट आया। डिस्पाइट दिस, कंपनी ने रुपीस 1.30 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट फरवरी 1, 2026 तय की गई है। पीसी ज्वेलर ने दिसंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 31% बढ़कर 190 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी अवधि में ये मुनाफा 145 करोड़ रुपए था। Q3 में पीसी ज्वेलर की ऑपरेशन से होने वाली आय 37% बढ़कर 875 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो एक साल पहले 639 करोड़ रुपए थी। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ का सीधा असर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर दिखा। एबिडा में करीब 80% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और ये 201.3 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एबिडा मार्जिन भी सुधरकर 23% हो गया, जो एक साल पहले 17.5% था। दिसंबर 31, 2025 को खत्म हुए 9 महीनों में पीसी ज्वेलर की कुल आय 2426 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 57% की बढ़त को दिखाती है। इसी अवधि में कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट 58% बढ़कर 557 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि 9 महीनों का शुद्ध मुनाफा 562 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 483 करोड़ रुपए था। कोफॉर्ज अपने अब तक के सबसे बड़े सौदों में से एक की घोषणा की तैयारी में है, जिसकी जानकारी सीईओ सुधीर सिंह ने Q3 रिजल्ट कॉल में दी। कंपनी ने हेल्थ केयर जैसे एलाइड वर्टिकल में एक बड़ी डील साइन की है, लेकिन तिमाही नतीजों की वजह से अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कंपनी के लिए हेल्थ केयर और हाईटेक सेगमेंट्स तेजी से उभर रहे हैं, जो फिलहाल कुल रेवेन्यू में करीब 10.5% का योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि बीते 4 तिमाहियों में इन दोनों सेगमेंट्स का साइज लगभग 2 गुना हो चुका है, जिससे आगे ग्रोथ की मजबूत तस्वीर बनती दिख रही है। इन्फोसिस ने ग्लोबल एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और तेज करने के मकसद से कर्सर के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। इसके जरिए इन्फोसिस अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और कर्सर के एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज़्यादा कुशल, तेज और बड़े स्तर पर स्केल करने पर फोकस करेगी। LIC ने बजाज फाइनेंस के 5,12,000 डिबेंचर्स में निवेश किया है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 5,120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस निवेश के जरिए LIC ने बजाज फाइनेंस के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे कंपनी को लंबी अवधि के लिए मजबूत फंडिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मेट्रो ब्रांड्स ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 36% बढ़कर 128.3 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस ग्रोथ के पीछे त्योहारों और शादी के सीजन की मजबूत मांग और 2,500 रुपए से कम कीमत वाले फुटवेयर पर GST कट बड़ी वजह रही। कंपनी की आय 15.4% बढ़कर 811 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एबिडा 4.1% की बढ़त के साथ 265.2 करोड़ रुपए पर पहुंचा। एबिडा मार्जिन 32.7% रहा, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। मेट्रो ब्रांड्स के लिए ई-कॉमर्स और ओमनी चैनल बिक्री भी तेजी से बढ़ी है, जिसमें तिमाही के दौरान 24% की ग्रोथ दर्ज की गई। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ निवेशकों को डिविडेंड की खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है, जो करीब 65% के बराबर है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी 2026 तय की गई है और भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये फैसला शेयर बाजार बंद होने से ठीक पहले घोषित किया गया, जिससे निवेशकों का फोकस इस स्टॉक पर बढ़ गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी है, भारत में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी के डायरेक्टर जीत अडानी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए साइट अगले कुछ महीनों में फाइनल की जाएगी। OneSource स्पेशलिटी फार्मा के शेयरों में तेज गिरावट की बड़ी वजह कनाडा में सेमीग्लूटाइड के रेगुलेटरी अप्रूवल में देरी रही। इस डीले का सीधा असर कंपनी की रेवेन्यू पर पड़ा और दिसंबर क्वार्टर में परफॉर्मेंस कमजोर रही। लेबर कोड के असर और बढ़ते खर्चों ने भी मार्जिन्स पर दबाव बनाया। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही से 23% घटकर 290.34 करोड़ रुपए रह गया। EBDI में भारी गिरावट देखने को मिली और ये 17.322 करोड़ रुपए पर आ गया, जो करीब 84% की QOQ गिरावट है। EBDI मार्जिन भी गिरकर सिर्फ 6% रह गया, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज कमजोर दिखा।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने Q3 में मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई, जहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.9% बढ़कर 565.9 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी 18% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो 2111.6 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और ओवरऑल बिजनेस रिजिलियंस को दिखाती है। कंपनी ने इस क्वार्टर में अब तक का सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग पैट दर्ज किया, जो 611 करोड़ रुपए रहा। टोटल पैट, जिसमें ट्रेजरी और OCI गेन्स शामिल हैं, 58% उछलकर 721 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल की ताकत साफ नजर आई। ग्रोथ का बड़ा योगदान एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ बिजनेसेस से आया। एसेट मैनेजमेंट में PAT 65% बढ़ा और AUM 1.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि SIP इनफ्लोज 55% बढ़कर 4515 करोड़ रुपए रहे। वेदांता के शेयर में हाल की तेजी सिर्फ ट्रेडिंग मूव नहीं है, बल्कि मजबूत सेंटिमेंट का संकेत है। शेयर पिछले एक महीने में करीब 20% और 3 महीनों में करीब 46% चढ़ चुका है और सोमवार को भी 3% की तेजी के साथ 705 रुपए पर बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद वेदांता ने बड़ा ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान जिंक में अपनी 1.59% हिस्सेदारी OFS के जरिए बेचेगी। करीब 4500 करोड़ रुपए की ये डील 28 और 29 जनवरी को खुलेगी, जिसका फ्लोर प्राइस 685 रुपए रखा गया है और ये कदम कंपनी के कैश और बैलेंस शीट प्लान का अहम हिस्सा माना जा रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के शेयर 27 जनवरी को करीब 1.76% चढ़कर 295 रुपए पर बंद हुए। कंपनी इस तिमाही में घाटे से बाहर निकलकर मुनाफे में आ गई है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का नेट प्रॉफिट 3.25 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 9.03 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रेवेन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.1% बढ़कर 1898 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पहले 1594.2 करोड़ रुपए था। सबसे मजबूत सुधार EBDI में देखने को मिला, जहां 39.5% की बढ़त दर्ज की गई। कंपनी का EBDI मार्जिन भी सुधरकर 4.62% से 4.52% पर पहुंच गया। स्पंदना स्फूर्ति के शेयर 27 जनवरी को करीब 6% चढ़कर 252 रुपए पर बंद हुए। इस तेजी के पीछे कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजे मुख्य वजह रहे। कंपनी का नेट लॉस इस तिमाही में घटकर 83 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में नुकसान 218 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में भी 12.7% की बढ़त दर्ज की गई। NII 82.38 करोड़ रुपए से बढ़कर 94.5 करोड़ रुपए हो गई, जो लेंडिंग बिजनेस में सुधार का संकेत है। NII में बढ़ोतरी ये बताती है कि स्पंदना स्फूर्ति की कलेक्शन एफिशिएंसी बेहतर हुई है। BSE 500 में शामिल ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट कंपनी रामकृष्ण फोर्जिंग्स ने दिसंबर तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी किए। नतीजों से पहले कंपनी का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। रामकृष्ण फोर्जिंग्स की तिमाही आय में करीब 2.3% की बढ़त दर्ज की गई और रेवेन्यू 1098.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 1073.7 करोड़ रुपए था। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 35.4% घटकर 13.5 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 20.9 करोड़ रुपए था। मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह एक एक्सेप्शनल आइटम रही। तिमाही के दौरान कंपनी पर 10.43 करोड़ रुपए का एक मुश्त खर्च आया, जो नए लेबर कोड्स के लागू होने से जुड़ा हुआ है। EBDI में 29.5% की बढ़ोतरी हुई और ये 126 करोड़ रुपए से बढ़कर 163.3 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। गोपाल स्नैक्स ने इस तिमाही में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां कंपनी का मुनाफा बढ़कर 15.4 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 5.3 करोड़ रुपए था। यानी मुनाफे में करीब 191% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की आय में भले ही मामूली 1.6% की बढ़त रही हो, लेकिन खर्चों में कमी की वजह से मुनाफे पर सीधा और बड़ा असर पड़ा। इसी कारण कुल रेवेन्यू 399.6 करोड़ रुपए पर पहुंचने के बावजूद प्रॉफिट में तेज उछाल देखने को मिला।